अस्सलाम वालेकुम। दिल तो देना ही था नावल की एपिसोड 9 में आप ये जानेंगे कि आखिर सलमान के चचा ने आसिया और सलमान को लेके क्या बातें की थी। इसको जानने के लिए आज के एपिसोड ज़रूर सुने। बस यही बातें की थी, बाकी वो ज़मीन के बारे में बातें करता रहा, वो जो आम तौर पर होती रहती हैं। अब्बा ने कहा और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एकदम से पूछा, तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा किस बारे में? इसने तजाहुल से पूछा। बेटा यही जो तुम्हारे चचा ने कहा, तुम्हारी माँ भी है, ये भी सुन रही है। तुम अपनी राय दोगे तो हम मजीद सोचने वाले बनेंगे। इन्हें हमने कोई जवाब देना है। वो लोग आए ही इसी बात के लिए थे। इसके अब्बा ने तफसील से बताया तो वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बड़े मजबूत लहजे में बोला, अब्बा जी मैं सोचने का वक्त लेकर या कोई और बहानेबाजी करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरा सरीखन इनकार है, मैं आसिया से शादी नहीं करूँगा। वो क्यों पुत्र? उसकी अम्मी ने तेजी से पूछा। उन्होंने जो बात की है वो सिरे से ही गलत है, सलमान ने मुअद्दब लहजे में कहा। गलत कैसे हो गई? अब्बा ने सवालिया लहजे में पूछा। अब्बा क्या मैं इनका जर्द खरीद गुलाम हूँ जो वो अपना फैसला सुनाकर चले गए हैं? ये तो फैसला भी नहीं, अपना हुक्म देकर चले गए हैं। वो क्या समझते हैं, वो जो कुछ सोचेंगे हम उनकी बात को मान लेंगे? असल बात ये है कि वो कौन होते हैं मेरी किस्मत का फैसला करने वाले। न चाहते हुए भी इसके मुअद्दब लहजे में काफी हद तक तलखी दर आई थी। क्या तुम्हें आसिया पसंद नहीं है? माँ ने यूं ही तज़ में बात की वजाहत चाहिए। माँ जी मसला मेरी पसंद या नापसंद का नहीं है, इनके रवैये क्या है। इन लोगों ने आज तक जो हमारे साथ रवैया रखा इसके बारे में आप भी खूब जानती हैं। मैं ना सिर्फ जानता हूँ बल्कि समझता भी हूँ। खामोश इसलिए हूँ, ये दो भाइयों का मामला है, मुझे इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसकी तौहीन आमेज़ रवैये के बावजूद मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की। इन्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला सादर करने का कोई हक नहीं है। वो हतमी अंदाज में समझाते हुए बोला, मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम उनके बारे में यूँ रखते हो। अब्बा ने धीरे से कहा, मैंने कोई हैरत अंगेज़ बात तो नहीं की अब्बा जी, ये तो उन्हीं के रवैये का रद्द-ए-अमल है। वो सुकून से बोला, देख लो बेटा, तुम्हारे इनकार से फिर हम दोनों भाई दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। बाप ने आने वाले वक्त के बारे में बताया तो वो काफी हद तक पुरजोश लहजे में बोला कि आप दोनों भाइयों का ताल्लुक इतना ही कच्चा है कि अगर ये रिश्ता ना हो पाया तो रिश्ता टूट जाएगा, या फिर आप दोनों भाइयों का ताल्लुक इसी रिश्ता हो जाने ही की वजह से है। अगर ऐसा है तो क्या करना ऐसी रिश्तेदारी का जो कच्चे धागे से भी कमजोर हो। सलमान की बात सुनकर इसका बाप चंद लम्हे सोचता रहा, जैसे इसकी बात पर गौर कर रहा हो। कितना ही वक्त यूं ही बीत गया, फिर खत्मी लहजे में बोला, ठीक है पुत्र, मैं इन्हें बता दूंगा कि वो आसिया का रिश्ता कहीं और तय कर दे। ये कहकर इन्होंने तकिया हटाया और सहाने पर सर रख कर लेट गया, जिसका मतलब था कि वो इस मौजू पर मजीद बात नहीं करेंगे। वो उठा और मर्दान खाने की तरफ चल दिया। सलमान के जहन में अगर चचा का एहतराम था तो इसकी तरफ सिर्फ यही वजह थी वो इसके बाप का छोटा भाई था, वरना चचा ने कभी ऐसी रिश्तेदारी को अहमियत नहीं दी थी। ताल्लुक या रिश्तेदारी तो मिलने मिलाने से होती है। अच्छा सलूक और बेहतरीन रवैया इसे मजबूत करता है, मगर वहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। इनके दरमियान एहतराम से बढ़कर रोब व दबदबा होने का एहसास देना था, जिसका मुंतकी नतीजा यही होता है कि वो ताल्लुक में मोहब्बत बाकी ही नहीं रहती, बस नाम ही का रख रखाव बाकी रह जाता है। सलमान को ये कतन परवाह नहीं थी कि इसके फैसले से इनके रिश्ते नातों में किस हद तक दरारें पड़ गई, और फिर आसिया से शादी के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। इसे अगर ख्याल था तो फकत शादों का, जो इसके इंतजार में खामोशी से वक्त गुजारी चली जा रही थी। इसके लब पर ना कभी कोई गिला आया, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। ये तो सलमान की अपनी तरफ से देर थी। वो चाहता था कि वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए, और फिर ऐसा कोई मुश्किल मरहला भी दरपेश नहीं था कि वो शादी के लिए बेचैन हो जाता। वो मर्दाने में जा पहुंचता। इसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। इस दिन नसीर अहमद ने महफिल वक्त से पहले ही खत्म कर दी। लोग जब उठकर चले गए तो इसने सलमान से पूछा, खैरियत तो है ना? यूं कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? नसीर अहमद ने पूछा तो सलमान को इसकी दोस्ती का कायल होना पड़ा। इसके अंदर की तब्दीली महसूस कर ली थी, तब इसने नई सूरत हाल के बारे में तफसील से बता दिया। नसीर अहमद भी काफी देर सोचता रहा, फिर हतमी से अंदाज से कहा, सलमान तुम ठीक सोच रहे हो। तुमने अगर इनकार किया है तो ठीक किया है। ये रिश्तेदारी आज नहीं तो कल खत्म हो जानी है। मेरे जैसा बंदा इनके साथ चल ही नहीं सकता, जो सिर्फ इसलिए फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द अपनी फैक्ट्री लगाएगा, इसके फौरन बाद शादियों से बड़ी धूमधाम से शादी कर लेगा। इसने अपने मंसूबे के मुताबिक शुरू कर दिया काम। इन्हीं दिनों मुल्क में इलेक्शन का जमाना आ गया। सलमान को इससे कतन कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सियासत के खेल से हमेशा दूर रखा था।
अजीब अफरा-तफरी का आलम था। हर तरफ जोड़ तोड़ हो रहा था। मुल्की सियासत से लेकर माशी सूरत हाल तक कच्ची और मुबहम सोचों के सहारे बहसो मुबासा चल रहा था। सुनहरे ख्वाबों, झूठे वादों और सब्ज बागों की जोर पर अपनी हमनवाई छाई हुई थी। इसी अफरा तफरी के दौर में पट दर पट इंसानी रवैये भी खुलकर सामने आ रहे थे। वो लोग जिनकी वक़्त महज वोट की एक पर्ची थी, इन लोगों को भी ये मालूम नहीं होता था कि इनकी ये पर्ची फायदेमंद भी हो सकती है या नहीं। जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया, इस उम्मीदवार के ये काम भी आ रहा है या नहीं। सियासत के मैदान में बेवकूफ़ लोग भी बुलंदो बाग दावों का शिमला बांधे अपनी अपनी अना को मैदान में खुला खड़ा करते हैं। शायद इंसानी फितरत में मुकाबलाबाजी का अंसर इस हद तक मौजूद है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नित्य मैदान सजाता रहता है। फितरत की संसर को फिर वो रवायात और रसूमात का नाम दे देता है, हालांकि इसमें फ़कत अपनी ख्वाहिश और लालच होता है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवार हम जुटों कर मैदान में आ चुके थे और इन्हीं उम्मीदवारों की मुनासबत से नूरपुर गांव में भी लोगों का ज़हनी बंटवारा हो गया हुआ था। हर कोई अपने उम्मीदवार को वोट का हकदार साबित करने के लिए तुल गया था। असल में होता यूं है कि पूरे गांव या बस्ती में चंद लोग ही ऐसे थे जो अपने शिद्दत पसंद ख्यालात लेकर मैदान का कारजार में उतरे हों, वरना आबादी के कसीर तादाद उन बखेरों से दूर उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। यही तो अक़लियत आबादी की इन्हीं उंगलियों की पूरों पर गुनकर अपनी कुव्वत को महसूस करते हैं और फिर यही अददी बरतरी किसी बड़े के आगे कुव्वत के तौर पर पेश करते हैं। वो बड़े इसी अक़लियत से भरोसा करते हैं और इनकी बड़ी हिफाजत भी करते हैं। जीत की सूरत में नवाजे जाते हैं और हार जाने पर इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही लोग इनकी कठपुतलियाँ करार पाते हैं, जिनकी मदद से वो कारजार सियासत में ताकतवर साबित होते हैं। सुलेमान इस सारी फिजा को महसूस कर रहा होता है। सारा दिन कुएं पर तन्हाई में खैरियत से गुजार जाता, लेकिन शाम होते ही इसके यहाँ जो दोस्त अखबाब और गाँव के लोग आते, इसके पास मौजूद ही सियासत होता। सियासत क्या, उम्मीदवारों की हाथ जीत पर जो प्रोपोगंडे और अफवाहें होती, इन्हीं पर तबसरे चले जाते। नसीर अहमद शुरू दिन ही से एक ऐसे उम्मीदवार का हामी था जो बिल्कुल पहली बार मैदान सियासत में उम्मीदवार के तौर पर उतरा था। वो न सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि हालात को भी समझने की भरपूर साहित्यत रखा करता था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो दरमियाने तबके से ताल्लुक रखता था। इसके मुकाबले में रवायती किस्म का गाक जिम्मेदार सफ्तर शाह था। वो हर बार नित ने हथकंडे आजमा कर जीत जाता। नसीर अहमद ने सुलेमान को मजबूर कर दिया कि वो भी नूरपुर के लोगों में इसके पसंदीदा उम्मीदवार ज़ीशान गुल। इन हालात में सुलेमान ने ज़ीशान गुल की भरपूर मदद की। वो फ़कत अपने गांव तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि आसपास के पूरे इलाके में दिन रात एक करके खूब मेहनत की। सुलेमान के पास लफ्ज़ थे और पहली बार वो इनका इस्तेमाल बहुत खूबी कर चुका था। इसे आगाही मिल गई कि लफ्ज़ किस हद तक अपनी अहमियत रखते हैं और कितना असर रखते हैं। इलेक्शन नताइज पर इनकी मेहनत बराबर हुई और ज़ीशान जीत गया। अपनी असम्बली तो अपनी सतह समेत कर अपने मामलात नसीर अहमद के लिए क्या किया था, मगर इलाके के लोग अपने कामों के सिलसिले में इसके पास आने लगे। नसीर अहमद की निस्बतन वो इन्हीं आसानी से दस्तयाब थी। ये हालात रवायती सियासतदान सफ्तर शाह के लिए किसी अलार्म के तौर से किसी कम ना थे। जो आने वाले कल के लिए MNA के ख्वाब देख रहा था, वो इन लड़कों से कैसे मात खा सकता है। जैसा इसने पेशबंदी करना थी, वो वहाँ अपने हार जाने का बदला भी ना चुका, इसलिए वो भी खामोशी से अपने हालात दुरुस्त करने के लिए सरगर्म हो गया। सुलेमान की मसरूफियत कदरे बढ़ गई। हालात बड़े नाजुक, शगुफ्ता और खुशगवार थे। सुलेमान ने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जो मंसूबा सोचा था, इसमें बहुत हद तक आसानी पैदा हो गई थी। अब हुकूमती मामलात में कोई रुकावट नहीं थी, सो इसने पूरी शिद्दोमत के साथ कागजाई कार्रवाई पूरी की। इसका पूरा दिन उसी मसरूफियत में गुजर जाता। रोशन दिन इसके उजले मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे थे, मगर इसे नहीं मालूम था कि इसके रोशन जहन को गहराने के लिए कुछ लोग पूरी तरह सरगर्म हैं। वो सुबह इसके लिए तारीख साबित हुई। इसी दिन वो हस्बे मामूल तैयार हुआ, नाश्ता किया और कस्बे की अदालत में जाने का इरादा रखता था। इसी दिन इसे कई काम थे। महकमा माल के अफीसर से मिलना था, अपनी छोटी बहन सलमा के लिए दाखिला फॉर्म लाने थे ताकि मुकामी कॉलेज में पढ़े जाने वाला इसको पढ़ाया जाए। वो पहली लड़की थी जो उसने गांव में रहकर कॉलेज में तालीम हासिल की। तीसरा, इसे अब कुछ डाक भी पोस्ट लेनी थी। वो नाश्ता करके अपने वालिद के साथ दलान में बैठ गया। इसे नसीर अहमद का इंतजार था, वो आए तो फिर जाया जाए। मुलाजिम
के ने ड्योढ़ी में खड़ी कार को खूब चमका दिया। वो दोनों बाप बेटा बैठे बातें कर रहे थे। नसीर अहमद आ गया और आकर गाड़ी के करीब खड़ा हो गया। ज्यादातर ड्राइविंग वही किया करता था। सुलेमान जाने के लिए उठा ही था कि ड्योढ़ी के सिरे पर हवेली का बड़ा फाटक खुला और इसने चाचा की गाड़ी अंदर आ गई। इसके पीछे ही एक जीप थी जो ड्योढ़ी में ही रुक गई। इसमें कई बदमाश टाइप गुंडे सवार थे जिनके हाथों में असला लहरा रहा था। फाटक के पार पुलिस की गाड़ियां आन रुकी जिसमें कई पुलिस वाले नीचे उतर रहे थे। सुलेमान ने इंतहाई हैरत से इन्हें देखा। इसे एक लम्हा को कतन समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। इसने अपने बाप की जानब देखा। इसकी हालत भी वैसी ही थी लेकिन वो मूड़े पर बैठा रहा। चाचा की कार रुकी तो इस सब ने पहले हमाद बाहर आया, फिर चाचा अहमदुद्दीन। इसी दौरान पिछली सीट पर बैठे 3 अफराद निकले। एक वज़ाए कता से वकील लग रहा था, दूसरा यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर लग रहा था और तीसरा सफदर शाह था जिसके होंठों पर हल्की हल्की तंजिया मुस्कुराहट थी। इन्हें देखते ही सुलेमान के दिमाग में खतरे का सायरन बज उठा। वो 5वें अफराद बड़े क्रोफर के साथ सेहन में इनके पास आकर बैठ गए। इन्होंने रस्मी तौर पर सलाम दुआ की और ईट गिराकर बड़े सुकून से बैठ गए। तब मोहम्मदीन ने शिद्दत से हैरानगी से पूछा, अहमदुद्दीन खैरियत तो है ना? खैरियत है भाई जी, मैं अपनी जमीनों का कब्जा लेने आया हूँ, चाचा ने इंतहाई अजनबी लहजे में पूछा। तो सुलेमान ने खैरियत से इन्हें देखा। जमीन का कब्जा? मोहम्मदीन ने हैरानगी से कहा। चंद लम्हे यूं साकित रहा जैसे बात इसकी समझ में ही ना आई हो। फिर खैरियत ज़दा लहजे में कहा, जमीन तो तुम्हारी अपनी है, अपनी जमीन का कब्जा? इन्होंने मजीद कहना चाहा तो हमाद ने बड़े गुरूर से कहा, वकील साहब इन लोगों को बताएं कि हम क्या चाहते हैं और असल में सूरत क्या हाल क्या है। इसके यूं कहने पर वकील ने बगल में दबाई हुई फाइल निकाली, इसके बाप के सामने करते हुए कहा, मोहम्मदीन साहब इन कागजात की रूह से आप अपने हिस्से की जायदाद बशमूल इस हवेली के अहमददीन साहब के हाथों बेच चुके हैं। पिछले साल से आपका कब्जा देने के बारे में कहा जा रहा था, मगर ना तो आपने जमीनों का कब्जा दिया और ना ही हवेली खाली की है। लिहाजा अदालती नोटिस के जरिए बजरिया पुलिस ये अपनी जमीनें और इस हवेली का कब्जा लेने के हकदार है। कितने ही लम्हे सन्नाटे की नजर हो गए। वकील की आवाज गूंज कर रह गई। मोहम्मदीन लम्हों में सदियों का बीमार दिखाई देने लगा था। वो समझ गया था कि अहमद ये सब कुछ क्यों कर रहा है। फिर इंतहाई करब के साथ और निडाल हुए लहजे में बोला, अहमददीन ये तुम भी जानते हो और मैं भी, मैंने तुम्हें कभी जमीन जायदाद नहीं बेची, मैंने तो हमेशा तुम्हें दिया है, तुमसे लिया तो नहीं। तुम ही जमीन की आमदनी का हिसाब किताब करते आए हो, हमेशा हिसाब किताब से बढ़कर तुम्हें दिया। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? तुम ये सब कुछ वैसे ही मांग लेते। मोहम्मदीन के लहजे में इंतहाई दर्जे का कुरब था। तभी हमाद ने नुबुव्वत बड़े अंदाज में कहा, क्यों हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो हमारा हक है हम वही लेने आए हैं। तुम लोगों ने जो एयाशियां कर ली वो हम माफ करते हैं। इसके लहजे और बात पर सुलेमान का कुछ जोश मारने लगा। वो हमाद की बदतमीजी का जवाब इसकी बदतमीजी से दे सकता था, लेकिन वो मसलहत के तहत खामोश रहा। देखना चाहता था और पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है अहमददीन? मैं कोई बात नहीं जानता, बस आप लोग जमीनों का कब्जा दो और ये हवेली खाली कर दो। अब भी तुम खामोश रहोगे? खामोश बेटा खामोश, मोहम्मदीन ने अपने बेटे की तरफ देखकर सर्जश करने वाले अंदाज में कहा और फिर अहमददीन की तरफ देखकर बोला, तुम्हें जमीन चाहिए ना, वो जाकर ले लो। इस घर के लिए चंद दिन की मोहलत दे दो, हम खाली कर देंगे। कोई मोहलत नहीं, 2 घंटे मैं ये सारा काठ कबाड़ उठाया जा सकता है। नहीं उठा सकते तो हम उठाकर फेंक देते हैं। हमाद ने इंतहाई बदतमीजी से कहा तो सुलेमान का दिमाग फट गया। इसने दांत सीखते हुए कहा, हमाद तुम बात खामोश, मैंने कहा है ना खामोश हो जाओ। मोहम्मदीन ने तड़प कर कहा। उठ खड़ा हुआ, फिर हमाद की तरफ देखकर बोला, हम अभी सामान उठा लेते हैं बेटा, तुम इन सारे लोगों को हवेली से बाहर भेजो। ये कहकर इसने मुलाजिम लड़के को आवाज दी जो वहीं खड़ा था। वो करीब आया तो मोहम्मदीन ने कहा, भी यहाँ नसीर अहमद था, कहाँ गया? कुछ देर हुई है, बाहर चला गया। मुलाजिम ने जवाब दिया तो मोहम्मदीन ने चंद मिजारों का नाम लेकर कहा, इन सबको फौरन बुलाओ, इन्हें कहना कि रेड़ियां ट्रॉलियां भी ले आए, सामान उठाना है। मुलाजिम उल्टे कदमों वापस मुड़ गया तो मोहम्मदीन ने सुलेमान का हाथ पकड़ा और जना खाने की जानिब चल दिया। सामने ही मोहम्मदीन की बीवी जुलेहा बैठी हुई थी। वो हैरत ज़दा अंदाज से कुछ पूछना चाह रही थी कि मोहम्मदीन ने कहा, भगवान हमें अभी और इसी वक्त ये हवेली खाली करना है, तुम कुछ औरतों को बुला लो और सारा सामान बांधो। हाय, ये आप क्या कह रहे हैं सुलेमान के अब्बा? ये कैसे हो सकता है? वो हैरत से शशद रह गई। ये वक्त ना सोचने का है, ना ही तफसील से पूछने का, ना कुछ बताने का। जो कहा है वही करो, मोहम्मदीन ने कहा तो सुलेमान ने तपते हुए दिमाग से यूं कहा जैसे फट पड़ा हो, अब्बा जी ये जुल्म है, तुम कुछ नहीं कहोगे? मोहम्मदीन ने फिर कहा तो इससे रहा ना गया। वो सीधा अपने कमरे में गया, अलमारी में से जी थरी गन निकाली, फाजल रौंग जेब में
डाले और बाहर की जानिब देखा। इसके हाथ में गन देखकर मोहम्मद इन तड़प उठा, इसे रोकते बोला, ना बेटे ना, अकल से काम लो, यही तो वक्त है जहाँ होश से काम लेना, जोश से नहीं। अब्बा ये सरासर जुल्म है, वो साफ फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे ही घर में बैठकर हमें ही निकाल जाने की धमकियां दे रहे हैं। हम अपने ही घर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? मेरी गैरत ना पुत्र, गैरत ये नहीं है कि तुम खुदकुशी पर तुल जाओ। वो अपना वार कर चुके हैं, इस वक्त उन पर खून सवार है। जिस तरह वो आए हैं इससे इनकी नीयत का पता चल गया है। वो तो चाहते हैं कि खून खराबा हो, होश करो, वक्त को संभाल लो। यही वक्त है अब्बा कि वह अगर मर भी गया तो बहुत सारों का सर लेकर मरूंगा, फिक्र ना करे, मैं इन्हें यहाँ से अभी निकाल देता हूँ। सुलेमान ने घर में मैगजीन लगाते हुए सर्द लहजे में कहा, नहीं बेटे, इन्होंने पीठ पीछे खंजर खोप कर कोई मर्दानगी नहीं दिखाई, और ना ही मर्दानगी ये है कि तुम इनके सामने जाओ। मर्दानगी तो ये है मेरे पुत्र, आज जो कुछ वो तुमसे छीन कर ले जा रहे, कल तुम इन्हें मजबूर कर दोगे वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दें। वो फराड, सुलेमान ने कहा। चाहा तो वो मोहम्मद दीन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, वो खरीदी हुई ताकत और अंधा वार करके फ्रॉड कर चुके हैं। मैं जानता हूँ, ये कहते हुए इसने सुलेमान के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए गन पकड़ी, फिर लर्जिदा लहजे में बोला, तुम मेरे एक ही बेटे हो, मेरे पास इसके सिवा कोई जायदाद नहीं। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ये सब कुछ, तो फिर भी मिल ही जाएगा। कल से काम लो मेरा पुत्र, अकल से। वीर ले जाने दो इन्हें, सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा वीर चाहिए, सलमान ने सिसकते हुए कहा। तो जुलेहा गश खाकर जमीन पर गिर गई। वो दोनों बहन भाई इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। मोहम्मद दीन ने गन एक तरफ फेंकी और बाहर निकला। सुलेमान ने माँ की हालत देखी और फिर सुलगते हुए दिमाग के साथ गन उठाई और पूरे जोश से बाहर निकला। तब हर तरफ सन्नाटा था। वो लोग इसके बाप के साथ जा चुके थे। वो शहर में खड़ा अपने आप से समझौता नहीं कर पा रहा था। वो जिस कदर इस सूरत हाल के बारे में सोचता, उसी कदर ही उसके जहन में, उसके दिमाग में बहुत सी बातें आती। वो अपने दिमाग को काबू में नहीं कर सकता था। इसके पीछे कितने सारे लोग थे, वो सब मसले थे। सुलेमान के अंदर खुशी की लहर सरायत कर गई। नसीर अहमद ने दूर ही से ऊंची आवाज से पूछा, कहाँ गए वो बगैरत? खेतों की तरफ गए हैं, ये कहते हुए वो वालहाना अंदाज में बोला और इनके साथ हवेली से बाहर निकल गया। बाहर गली में यूं दिखाई दे रहा था जैसे पूरा गांव उमड़ आया हो। वो सब एक हजूम की सूरत में खेतों की जानब चल पड़े। शहर आने वाले पुलिस और गुंडे वहीं कुएं पर जमा थे। तेजी से आते हुए इतने ज्यादा लोगों को देखकर मोहम्मदीन घबरा गया। इसमें कई लोग असला लहरा रहे थे। तसादम यकीनी देखकर गुंडे बदमाशों ने भी अपने अपने हथियारों के बुल चढ़ा लिए थे। कुछ देर थी कि तसादम हो जाने वाला था। गोली तो अंधी होते हैं, इसे नहीं पता होता है कि किस घर का चिराग गुल हो जाएगा। वो तो बस मौत का पैगाम लाती है। मोहम्मदीन तड़प कर उठा तो अपनी जिंदगी गुजार चुका है। वो इन बफड़े हुए जवानों को देख रहा था जिन्होंने भी जिंदगी देखनी है। वो लम्हा ब लम्हा करीब आ रहे थे। इन सब के आगे सुलेमान था जिसके साथ घन थी। तभी वो चला उठा, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ सब, मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। मगर वो रुके नहीं, बढ़ते ही चले गए। मोहम्मद इनकी तरफ खुद बढ़ा और दोनों हाथों के इशारे से रुकने लगा। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। वो सब कुएं के करीब आ गए जहाँ से चंद कदम के फासले पर वो भी हथियार ताने खड़े थे। तभी नसीर अहमद ने कहा, चाचा इन लोगों ने आखिर हमें समझा क्या है? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? इन्हें तो हम बदमाशी नहीं करने देंगे। इन्हें कह दो कि यहाँ से चले जाए, वरना कम अज कम इनमें से कोई बच कर नहीं जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम लोग जाओ। मोहम्मदी ने बेबसी से कहा, मैं जान गया हूँ कि किस मुनाफिक ने यहाँ शर डाला है, मैं पहले इसे खत्म कर दूंगा। नसीर अहमद ने बफड़े हुए लहजे में कहते हुए सफदर शाह की तरफ देखा तो वो कांप गया। इतना बड़ा हजूम और इसके खिलाफ नफरत। फिर नसीर अहमद का वाज़िया ऐलान कि पहली गोली इसी पर चलाई जाएगी, किसी और का नुकसान हो या ना हो वो नहीं बिचने वाला। नफरत का रिला इसी नुकसान पहुंचा सकता था। यही वो लम्हात थे जब इसके अंदर का सियासतदान बेदार हो गया। वो फौरन ही बी जमाल का वाला किरदार अदा करते हुए आगे बढ़ा और इनके करीब आ गया।